हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विथ वैष्णवी चैनल। आज हम बीएससी माइक्रोबायोलॉजी माइनर फर्स्ट ईयर यूनिट 3 के चैप्टर सेकेंड में कोशिका सिद्धांत और प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के चैप्टर में हमने इसके पहले वाले वीडियो में कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में पार्ट 2 वाले सेक्शन में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जैव विकास के समय जीवन की उत्पत्ति के बाद पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बनी, जो बाद में जैव विकास के द्वारा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बदल गई। इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं का संक्षिप्त अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। कक्षा 11th में आप लोगों ने जब 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा होगा तो मोनेरा जगत में ही स्पष्ट कर दिया था कि मोनेरा जगत के जीव सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं और एक कोशिकीय होने के साथ साथ ये सभी जीव प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के भी पाए जाते हैं। अब ये जो केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, इससे ये मतलब होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती है जिनमें संयुक्त केंद्रक का अभाव होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती है जिनमें स्पष्ट और क्लियर केंद्रक उपस्थित होता है। इसीलिए केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक प्राथमिक अविकसित कोशिकाएं हैं जिनके केंद्रक में चारों तरफ केंद्रक उपकला तथा अंदर नाभिक नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक सरल और एक कोशिकीय जीव जैसे बैक्टीरिया और आर्किया की सबसे बुनियादी कोशिका है, जिनमें कोई भी झिल्लीबद्ध केंद्रक या फिर कोशिकांग नहीं होते हैं। जैसे महत्वपूर्ण कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काई व लाइसोसोम नहीं पाए जाते। बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणुभोजी, बैक्टीरियोफेज तथा नीलहरी शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आते हैं। इन कोशिकाओं के कुछ विशेषताएं निम्नलिखित होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इनमें सबसे पहले तो केंद्रक का अभाव होता है। अब जब चूंकि इनमें केंद्रक का अभाव होता है तो आनुवंशिक पदार्थ किस रूप में पाया जाएगा? इनका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है उसे साइटोप्लाज्म में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या फिर आरएनए के रूप में बिखरा हुआ रहता है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ विशेषताएं। पहला है केंद्रकीय झिल्ली के अभाव के कारण केंद्रक पदार्थ जैसे प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। अब चूंकि केंद्रक उपस्थित नहीं होता है कोशिकाओं के अंदर, तो केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर केंद्रकीय झिल्ली भी नहीं पाई जाएगी, जिसके कारण आनुवंशिक पदार्थ और प्रोटीन सभी कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं। फिर दूसरा, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को गोल द्विसूत्री श्रृंखला रचना के बने गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है, जिसमें गुणसूत्र का बेसिक पदार्थ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, अतः इनमें विकसित जीवों के समान गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। अगर हम इंसानों की बात करते हैं या फिर ऐसे विकसित जीवों की बात करते हैं जो पूर्ण रूप से संयुक्त या फिर विकसित होते हैं, तो यदि हम उनकी कोशिका के बारे में हमने अगर अध्ययन किया तो उनकी कोशिकाओं में एक संयुक्त केंद्रक पाया जाता है और उन केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है जो कि गुणसूत्र में एक कुंडलित अवस्था में पैक्ड होता है। लेकिन चूंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होने के कारण आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव में ही बिखरा हुआ होता है, तो जो डीएनए की गोल और द्विकुंडलित श्रृंखला रचना होती है वो किसी भी गुणसूत्र में पैक नहीं हो पाएगी। अब चूंकि ये पैक नहीं होगी मतलब इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। फिर इनका राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इन कोशिकाओं में केंद्रिका तथा सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, चूंकि हमने पहले स्पष्ट कर दिया कि इसमें संयुक्त केंद्रक अनुपस्थित होता है, तो इसी वजह से इसमें सेंट्रोसोम भी नहीं पाए जाएंगे। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका द्रव्य में विस्तारित होकर माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करती है। चूंकि इनमें कोशिका अंग भी अनुपस्थित होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी के रूप में काम करने के लिए ये रोल प्लाज्मा झिल्ली प्ले करती है ताकि कोशिकाओं को किसी भी प्रकार से एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट तथा अमीनो अम्ल की बनी हुई होती है। कोशिका विभाजन के समय के शरीर में पाई जाती है।
इसके कुछ लक्षण देखते हैं। इनमें सभी कोशिकांग विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें सभी कोशिकांग से मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी प्रकार के कोशिका के अंग विकसित रूप से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनका गुणसूत्र विकसित तथा न्यूक्लिक अम्ल व हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। इन कोशिकाओं में कोशिका तथा सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम की उपस्थिति के कारण इनके विभाजन के समय तर्कों का निर्माण होता है। इनकी कोशिका भित्ति पूर्ण विकसित होती है तथा सेलुलोज की बनी होती है। इनका राइबोसोम 80 प्रकार का होता है। उदाहरण के लिए जीवाणु, विषाणु, जीवाणुभोजी तथा नीलहरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी जीवों की कोशिका यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के लक्षण से मतलब होता है कि इनका जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए गुणसूत्र में पूरी तरह से विकसित पैक्ड होता है, और ये जब गुणसूत्र में पैक्ड होता है और गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरित करता है, उस समय ये गुणसूत्र को लक्षण स्थानांतरित करवाने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो ये यूकैरियोटिक कोशिका होती है, ये एक सबसे विकसित और जटिल जीवों के शरीर में पाई जाती है, और इनका जो गुणसूत्र होता है वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है। और कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति के कारण केंद्रिका और सेंट्रोसोम भी पाए जाते हैं, और सेंट्रोसोम की उपस्थिति के कारण ही जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, उस दौरान स्पिंडल का भी निर्माण होता है। इनकी कोशिका भित्ति एक पूर्ण विकसित होती है और ये सेलुलोज का पाचन करती है। और इनकी कोशिकाओं में राइबोसोम का 80 प्रकार होता है, जो कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए।